Hello, good morning, Namaskar. 152nd episode of Nagpur's most happening Facebook live show राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स नागपुर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर जो सिंस 1940 have been giving the best of jewelry in the Nagpur city to all the ladies out there जो अच्छा गोल्ड पहनना चाहती हैं, स्टाइलिश गोल्ड पहनना चाहती हैं, उनके लिए पारेख ब्रदर्स जूलर्स हैव कम अप विद अ न्यू स्टोर एट बजाज नगर स्क्वायर। So जरूर आइए पारेख ब्रदर्स जूलर्स। Also want to thank पहनावा बुटीक with their flagship store at Sadar, just beside Raj Bhavan. Antra Multi Services by Rupesh Pandey, who's helping a lot of ladies out there with mudra loan, with car loan, two-wheeler loans, business loans. Also hamper ride by Nidhi Rathi and LIC मतलब विनय साहू। ये याद रखिएगा, ही इज क्रिएटिंग वैल्यू टू योर लाइफ विद LIC। बोले तो LIC, बोले तो विनय साहू। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो अमरावती से हैं, वो रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशानिया की शान है और साथ ही साथ नागपुर शहर की एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर प्रीति चांडक से। मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसी है मैम? एकदम परफेक्ट। मैम सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप बनी है विमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले अमरावती की लड़की नागपुर क्या कर रही है? डेफिनेटली लड़कियां तो शादी के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाती ही है जी। तो अमरावती से हम नागपुर पहुंच गए। मैम अगर बचपन की बात करूं तो आपका शादी से पहले का सरनेम क्या था? राठी। राठी। मैं नंदकिशोर जी राठी की बेटी हूँ। आप नंदकिशोर राठी जी की बेटी हैं, क्या बात है। नंदकिशोर राठी जी समाज सेवा से बड़ा जुड़ा हुआ नाम है जी। बहुत प्रख्यात व्यक्ति विशेष के नाम से उन्हें हमेशा लोगों ने सराहाया है, लोगों ने रिस्पेक्ट करी है। उनकी बेटी होना अपने आप में एक प्रेशराइज वाली चीज तो नहीं थी? नहीं, गर्व की बात है। नहीं, गर्व की बात तो है, लेकिन एक अलग किस्म की जिम्मेदारी कंधों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी ऐसे प्रेशराइज करके कुछ काम करवाया ही नहीं हम लोगों को। हमको मोटिवेट ही करते थे कि हाँ ये कीजिए, वो कीजिए, जो आपकी इच्छा है वो सब कीजिए। तो लाइफ में जब छोटी थी तो प्रीति राठी के क्या सपने थे? डेफिनेटली मैं तो कुछ नो सपने, क्योंकि पुराने जमाने के जो बच्चे यही थे तो बस खेल कूद, जहाँ स्कूल में भेजे वहाँ जा रहे हैं और रूटीन लाइफ जी रहे हैं। तो कोई सपने सच कभी बनाए ही नहीं हम लोगों ने। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मार्क्स मिलते गए, हम उसी रास्ते पे चलते गए। तो फिर ये डॉक्टर बनने का सपना ये कहाँ से आया? मार्क्स बहुत अच्छे मिले मुझे। बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले थे। मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट थी तो वहाँ एडमिशन मिल गई मुझे। वहाँ 11th में ब्रिजलाल बियानी करके कॉलेज है जी, वहाँ पे एडमिशन मिल गई। उसके बाद 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले, टॉपर्स में थी मैं जी। तो वहाँ पे भी मुझे एडमिशन मिल गई। मैंने अमरावती PDMC से किया MBBS और उसके बाद मैंने IGMC से किया है DGO। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई हुई और फिर शादी के बाद ही मैंने किया है, मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद हुआ है। इंटर्नशिप में ही शादी हो गई थी मेरी। तो जब इंटर्नशिप चल रही थी और डॉक्टर कन्हैया चांडक आपसे मिलने के लिए आए, पहली मुलाकात कैसी थी? एकदम बहुत ही जैसे पुराने स्टाइल की ही सारी मुलाकात, बस जैसे लड़की जाती है चाय लेके जाती है, सेम पैटर्न से मिले। और एक 10 मिनट की मुलाकात थी हमारी। दशहरे को देखने आए थे और दिवाली के बाद शादी हो गई। बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस पे 1 महीने पर ही हमारी शादी हो गई थी। तो कन्हैया जी, डॉक्टर कन्हैया चांडक में आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको छू गई? ही इज वेरी डिवोटेड टू हिज वर्क। बहुत ही ध्यान से, मतलब वो कभी अपने वर्क से कभी ऐसे ये नहीं होते हैं। और ही इज वेरी केयरिंग ऑल्सो। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि उनके वो जो 1 महीने में मैंने देखा था और उसके बाद भी अभी मेरे को 25 इयर्स ऑफ मैरिज हो रहा है। तो उसमें भी मुझे बहुत केयरिंग नेचर है उनका और बहुत डेडिकेटेड है।
अमरावती से नागपुर पहले आती थी या सिर्फ शादी के बाद आई? शादी के बाद ही आई मैं, फर्स्ट टाइम आई थी नागपुर। तो तब के कितने साल हो गए शादी को? 25 साल। 25 साल पहले का नागपुर और आज के नागपुर में क्या फर्क देखते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी ने एकदम चेंज कर दिया है नागपुर को। आप बीजेपी वाली हैं? लोटस मेरा हॉस्पिटल का नाम जरूर है जी, बट ऐसा कुछ नहीं। आप एक इंडियन हैं? इंडियन, हाँ। आप एक इंडियन हैं। नेशनल। पर एक पॉलिटिकल व्यू रखती हैं? नो, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ओके, बट एक पॉलिटिकल व्यू भी नहीं है आपका? नहीं। ठीक है। जब मेडिकल प्रोफेशन को देखती हैं, बहुत नोबल प्रोफेशन है, लोग भगवान के बाद डॉक्टर्स को वो दर्जा देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी घटी जो कई बार उसको लेकर IIMA या नागपुर के डॉक्टर्स या देश भर के डॉक्टर्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि लोग ऐसे कैसे डॉक्टर्स के साथ बिहेव कर सकते हैं गलत तरीके से। आप इसको किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट का या लोगों का अच्छा ही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। डेफिनेटली अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो उनका जो नेक्स्ट पेशेंट वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये गलत भावना कभी डॉक्टर्स रखे ही नहीं है। उन्होंने हमेशा पेशेंट्स का अच्छा ही करने की कोशिश की है। तो लोगों को ऐसा रहता है कि उनके पेशेंट की सिवियरिटी उनको समझ नहीं आती और इसलिए वो थोड़े से ये अपोज में जाते हैं। वो सिवियरिटी उन्होंने समझनी चाहिए। पेशेंट के रिलेटिव्स ने अपना पेशेंट की सिवियरिटी यानी उनकी कितनी बुरी बीमारी है ये समझ के लिया तो वो कभी नहीं गलत ठहराएंगे डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट के अच्छे के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स पे हमले होते हैं, डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव किया जाता है, डॉक्टर पे हाथ उठाया जाता है, आपको क्या लगता है? यही चीज, क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव्स अपने पेशेंट की सिवियरिटी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि डॉक्टर ने ही गलत किया है, पैसे के लिए किया है। पर आज के डेट में डॉक्टर्स के पास इतना सफिशिएंट पैसा है, मुझे लगता कि उनको ये सब गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोविड का दौर कैसा गया आपका? हमारे यहाँ बहुत टफ रहा हमारा कोविड। हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल था, लोटस हॉस्पिटल कभी कोविड में नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा हेक्टिक रहता था, क्योंकि लोग ढूंढ के आते थे कि नॉन कोविड हॉस्पिटल कौन सा है ताकि उनको प्रिवेंशन और अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके करके। तो जो भी सर्जिकल इमरजेंसीज होती थी वो सब नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में ही होती थी। तो इसलिए हमारा काफी हेक्टिक रहता था उस वक्त। लेकिन जिस किस्म के प्रिकॉशंस उस वक्त लेने पड़ रहे थे वो डिफिकल्ट थे। हाँ, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर्स में 2-2, 3-3 घंटा अगर किट पहन के आपको ऑपरेट करना है तो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। बिल्कुल। तो हमको वो बहुत टफ रहता था। यानी पूरे से अगर 4-5 सर्जरीज करना है वो किट पहन के, तो हमको काफी ब्रेक लेके ऐसे डिहाइड्रेटेड हो जाते थे हम लोग। तो वो सब मेंटेन करके हम लोगों ने वो ऑपरेशंस और वो सब किया है। आप जब मेडिकल फ्रेटर्निटी के काम को देखती हैं और पेशेंट्स जिस किस्म से आकर अभिवादन करते हैं, आप उसको किस तरह से देखती हैं? क्या उन्होंने एक डॉक्टर को भगवान स्वरूप देखना चाहिए या प्रोफेशनल स्वरूप? दोनों चीजें अपने अपने लेवल पे हैं। अगर भगवान मतलब सही में बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं और उनकी जान बच जाती है तो डेफिनेटली दे शुड ऑब्लाइज कि हाँ नहीं, डॉक्टर ने सही में बहुत अच्छा काम किया है एंड ही और शी इज नेक्स्ट टू गॉड, बिकॉज ये उनको एक नई जिंदगी मिलती है और उनको वो बहुत खुशियाँ मिलती है। और दूसरा है, अगर कमर्शियलाइज से देखो तो जहाँ पैसे की बात आती है वो सबको तकलीफ होती है, पैसा देना सबको तकलीफदायक रहता है जी। तो ये रियलाइज होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा लग रहा है और कहाँ नहीं, क्योंकि अभी सब जगह बहुत महंगाई आई है। बिल्कुल। तो पेशेंट के रिलेटिव्स ने वो सब सोच के ही डिसाइड करना चाहिए। आप इतने वर्षों से एक गायनेकोलॉजिस्ट स्वरूप काम कर रही हैं, वक्त के साथ किस किस्म के डिफिकल्टीज आपको लग रही है कि पेशेंट्स में हो रही है वक्त के साथ? एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी जैसे है कि लेट मैरिजेस और इनफर्टिलिटी, ये सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है अभी हमारे पेशेंट्स में, जो गायनेक और ऑब्स्टेटिक्स के पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी बढ़ते जा रही है।
तो उसमें क्योंकि एजुकेशन और करियर में सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो पहले पुराने ज़माने में अर्ली मैरिजेस, अर्ली बच्चे रहते थे, तो काफ़ी उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आते थे। पर अब सब लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो लेट मैरिजेस होने के कारण ये प्रॉब्लम्स दिख रहा है, इनफर्टिलिटी। बट करियर ओरिएंटेड होना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो एक तालमेल रखना जरूरी है। वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है कि कौन से वक्त क्या डिसीजन लेके वो सब काम करे, वो जरूरी होता है। आपकी भी लाइफ में आपके बच्चे आए जी। और कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, वो 3rd ईयर MBBS कर रही है वर्धा से, और छोटा वाला 10th में है। तो जब 2 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चों में सबसे पहले जो आपकी बेटी है वो आपकी सबसे पहली दोस्त बनी, जी, है ना? जी। उनकी सबसे पहली फ्रेंड आप हैं। जी। किस किस्म का तालमेल आप अपने बच्चों के साथ बैठा के रखती हैं? क्योंकि एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी की ज़रूरतें, बेटी की मंशाएं, सपने अलग हैं, बेटे के सपने और ज़रूरतें अलग हैं। कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 6 साल का है जी। तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बेटी बड़ी होने से वो उसके अलग एक इमोशंस और अलग सपने हैं, और बेटे के अलग है, तो उसमें दोनों का तालमेल जम जाता है एज अ मदर, क्योंकि समझता है कि किसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तो वो अकॉर्डिंगली उनसे बात करके डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ आज ये करेंगे, कल तुम्हारा कर देंगे, ऐसा एडजस्ट करके काम हो जाता है। ओके। अब चूंकि एक बड़ा रोल आप रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ईशानिया में भी देने की कोशिश करते हैं, किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है समाज सेवा से, सोशल वर्क से? रोटरी ईशान्य स्पेसिफिकली इसका नाम ही है कि बहुत सोशल वर्क होता है हमारे इसमें जी। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। इट इज़ पूरा लोगों की सेवा करना। एज अ डॉक्टर वैसे ही हम लोग सेवा भाव से रहते हैं जी। तो रोटरी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, तीनों एज ग्रुप के लिए वर्किंग रहता है। जैसे IGMC में खाना दे रहे हैं, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स को आके खाना देना है, और ऐसे बहुत सारे ये है जो क्लेanलीनेस के लिए काम करता है। रोटरी बहुत ज़्यादा काम करता है कि क्लेanलीनेस मेंटेन रहे सिटी में। ये सब प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं जी। तो जब आप जाती हैं ये सब काम करने के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि युवाओं ने और जुड़ना चाहिए, महिलाओं ने और जुड़ना चाहिए, परिवारों ने और जुड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये और ऐसे नहीं, कोई क्लब से ही नहीं, एक पर्सनल लेवल पे भी अपने घर के आजू बाजू अगर सफाई रखते हैं तो बहुत मदद होती है। NMC जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेडीज वक्त के साथ मेंटालिटी बदली है। पहले अबॉर्शन की बात सोचना भी एक पाप से कम नहीं होता था, लेकिन आज कल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गई हैं, या कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत अलग अलग तरीके आ गए हैं। आप जब लेडीज यंग लड़कियां आपसे आती हैं, आपसे मिलती हैं और आप उन्हें काउंसिल करती है, तो आप उन्हें किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं? मींस किस चीज़ के लिए आप बात करना चाहते हैं? कि क्या उन्होंने अपने दायरे बांधने चाहिए कि उनको ये सब चीज़ों की कभी जरूरत ना पड़े? यस, डेफिनेटली। अगर डिफरेंस रखना है, 2 बच्चों के बीच में डिफरेंस रखना है, या अनमैरिड गर्ल्स है तो उनका अलग एक ओपिनियन रहता है। मैरिड गर्ल्स है और जस्ट अभी डिलीवर होने चाहती है, या फिर उनको बच्चे रखने में 2 बच्चों के बीच का डिफरेंस रहना, तो अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस रहती है उस तरह से हम लोग देते हैं उनको। एक गायनिक होने पर आप क्या ये सोचते हैं कि जब एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है तो वो काफ़ी बॉडी के उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है? लगता है आपको? यस, इम्यूनिटी, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती ही है, इसलिए उसके बाद में उनके हाई जो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए सारे मेडिसिन, और अपने जनरल ट्रेडिशनल में भी सारे वो लड्डूज और ये सब दवाइयाँ मेडिसिन जो देते थे वो उसी के लिए कि माँ की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए करके डिलीवरी के बाद ऐसा रहता है। तो उनको वो सजेस्ट करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए उन्होंने, और उसके बाद भी फिर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये सब करे तो रूटीन लाइफ में अल्टीमेटली पोस्चर भी उनका चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद में। तो ये सब चीज़ हम लोग उनको एडवाइस करते हैं।
पोस्ट डिलीवरी। आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी सॉल्व करने के लिए मशहूर हैं। जी। जब इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जहाँ पर कंसीव करने में दिक्कत जाती है या फिर डिलीवरी को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर अलग किस्म से जिस किस्म से डिलीवरी होती है सिजेरियन करके, आप ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें। ये पढ़ाई ही है जो हमको हेल्प करती है कि ये ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में आप कैसे डील कीजिए। जैसे एक्लेम्शिया की पेशेंट्स रहती है, यानी जिसका बीपी बहुत बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के वक्त ही बीपी बहुत बढ़ जाता है, तो और अभी 8वां महीना चल रहा है, 9वें महीने तक के उसको कैसे वो हैंडल किया जाए। तो मेरे हॉस्पिटल में आईसीयू है, वेंटिलेटर्स है, पूरी फैसिलिटीज है, फिजिशियंस है, इंटेंसिव केयर। तो इन लोगों की सारी मदद से हम लोग पेशेंट को जो एक ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज या हाई रिस्क कोई भी दूसरे पेशेंट्स है उनको हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा NABH एक्रेडिटेड है हॉस्पिटल, द नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर हेल्थ के लिए रहता है, जो क्वालिटी स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर करता है। तो लोटस हॉस्पिटल इस चीज़ के लिए मशहूर है। हाँ, मशहूर है और ये पैनल्ड है। तो वो NABH के इसमें हम लोग ये सब क्राइटेरियाज उनका क्वालिटी कंट्रोल पूरा रखते हुए पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल। एक ये कि आपका मी टाइम क्या होता है? मी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? वेरी डिफिकल्ट, बट आई टेक सम 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल के अपने आप के लिए दे देते हैं। तो क्या करते हैं उसमें? बहुत सारी चीजें हैं। कभी वॉक के लिए निकल जाइए, जैसे मेरी हॉबीज है, म्यूजिक है, डांस है, तो इस सब में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम निकल जाता है। हर महिला ने आपके हिसाब से एक मी टाइम निकालना चाहिए? यस, डेफिनेटली। ठीक है। ये मेरा एक सवाल, ये और मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर लिखा गया प्रीति राठी चांडक, उसके नीचे जी कौन सी लाइन, ऐसा कौन सा थॉट, एक कौन सा कोट लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? जैसे ऑब्स्टिकल्स तो आते ही है जिंदगी में, तो इफ ऑब्स्टिकल्स कम, डोंट गो बिहाइंड, फाइट विद इट एंड यू विल ब्लूम लाइक लोटस। तो इसमें भी लोटस? यस, लोटस के साथ बिल्कुल ब्लूम करोगे अगर ऑब्स्टिकल्स को आप एकदम लड़ झगड़ के कैसे भी जीत जाओगे फिर। मैम मुझे ऐसा लगता है like कि लोटस। नहीं परफेक्ट है मैम। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ये पूरे इंटरव्यू में जो टेक अवे है वो यही है कि एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा प्लानिंग करने से प्लान गड़बड़ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जस्ट गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट करें लाइफ को, है ना। Yes. और कभी कभार कृष्ण कन्हैया आपके जीवन में एकदम से आ जाते हैं, है ना, और 1 महीना में आपसे शादी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मोर देन दैट, अगर आपको अपनी जिंदगी में एक डिफरेंस लाना है तो आपको समाज के प्रति, समाज के कार्य के प्रति अपने आप को कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर समाज आपको कुछ दे रहा है तो वो ज़रूर अपेक्षा करता है कि आप भी समाज को वापस कुछ दें। Definitely. और अगर आपको एक कमल के जैसे खिलना है तो आपको सिर्फ किसी पार्टी का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं। आप काम ऐसा करें कि जब आप लोग आपको और आपके काम को देखें तो वाकई में वो भी कमल के जैसे खिलें, है ना। और श्रुति राठी गांधी जो है वो आपको शुभकामनाएं भेज रही हैं। वो कहती हैं कि यू रॉक, है ना। तो आप ऐसे ही चमकते रहें, ऐसे हमें इंस्पायर करती रहें और आप ऐसे अपना अच्छा काम करती रहें और ऐसी कमल जैसी खिलती रहें। बिल्कुल, कमल जी, लोटस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ। सुपर, एंड आई विश एवरीबडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ लोटस समवेयर और द अदर। आप ऐसे हमें इंस्पायर करती रहें एंड कांग्रेचुलेशंस बीइंग वुमेन ऑफ द ईयर, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर बट ऑल द इयर्स कमिंग। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रीति चांडक से बात हुई, मुलाकात हुई। व्हाट अ ग्रेट थिंग टू स्टार्ट डे विद कि आप इस तरीके से अपने जीवन को बनाएं कि जब भी आप खिलें तो लोग आपको एक कमल की तरीके, एक लोटस की तरीके से देखें जो कीचड़ में खिलता है। देखिए, हकीकत जो है ना वो यही है कि बड़ा डिफिकल्ट है खिलना वहाँ पर जहाँ कीचड़ है, लेकिन वहीं लोटस, कमल एक उम्मीद
कि ये एक उम्मीद की तरह है कि आप कीचड़ में भी खिलकर खुशबू दे सकते हैं और खूबसूरती भी। अब डिसीजन आप लें कि आप इस कीचड़ में रहकर, गंदगी में रहकर, नेगेटिविटी में रहकर अपने आप को कमल की तरह खिलाते हैं या नहीं। सवाल आपके पास, जवाब आपके पास। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।